Hello everyone, welcome back to CDS Academia. And guys, I am posting this video because I am getting a lot of queries from you people regarding the next batch के सर नेक्स्ट बैच कब आने वाला है CDS और FCAT के लिए। तो मेरे को बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं इंस्टा के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू कि सर कब हम नेक्स्ट बैच स्टार्ट करने वाले हैं। सो गाइस, आई एम पोस्टिंग आउट दिस वीडियो टू लेट यू नो दैट द डिटेल्स ऑफ आवर नेक्स्ट बैच विल बी आउट टुमारो। कल मैं डिटेल्स जो है आपके नेक्स्ट बैच के अनाउंस करने वाला हूँ फॉर CDS 2022। तो कल मैं आपको अनाउंस कर दूंगा और काफी सारी चीजें सही भी रही है और अगला जो हमारा बैच रहने वाला है वो काफी ज्यादा अच्छा और भी रहने वाला है, बिकॉज एज यू ऑल नो इन दिस पर्टिकुलर बैच, ठीक है, जो हमारा प्रीवियस बैच रहा उसमें हमने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। और आप लोग देख सकते थे कि मैंने एक थोड़ा सा ग्लिम्स डाला है आप लोगों के लिए, बिकॉज आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो चीजों को लेकर के। तो मैंने एक छोटा सा ग्लिम्स डाला है कि यार आप अगर प्यार से जो हम रिवीजन कर रहे थे वो भी कर लेते, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि 23 साइंस के क्वेश्चंस तो वही थे जो मेरे 5 रिवीजन वीडियो से मैंने आपको पढ़ाए थे लास्ट में, और 5 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के एक सिंगल वीडियो से थे। तो अगर आप इनको भी मिलाओ तो 30 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मैंने लास्ट में आपको कराए थे यार लिख लिख करके। तो अगर हम इस चीज की बात करें तो थोड़ा सा जो लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ होता है हमारे खुद के ऊपर हमारा, उसी चीज से हमारी चीजें खराब होती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि कल हमारी डिटेल्स आ जाएंगी बैच की। दूसरी चीज, इस चीज को भी ध्यान में रखें कि हमारे कितने सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस बैच की जो क्लासेस थी, और इवन क्लासेस छोड़ो आप यूट्यूब की क्लासेस से आई थी, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने आपका वीडियो डाला है। तो सारी की सारी क्लिप्स, अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर सच में 70 के अराउंड क्वेश्चंस आए थे क्या आपने जो पढ़ाया था। तो यार अब आप अंदाजा लगा लो कि नियर अबाउट 35 क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ उन्हीं वीडियो से आ गए हैं जो मैंने आपको यूट्यूब पर कराई थी। तो बाकी बैच की बात तो आप लोग छोड़ ही दो। और जिन लोगों को विश्वास नहीं होता है, सो फॉर ऑल दोस पीपल आई हैव अपलोडेड द क्लिप्स ऑल्सो। तो सारी क्लिप्स डाली है, देखो पूरा वीडियो और देन यू विल गेट एन आइडिया कि हाँ सच में 23 क्वेश्चन तो साइंस के वही थे जो हमने 5 वीडियो से देखे थे, और ये मेरी यूट्यूब वीडियोस की ही क्लिप है जो अभी आप लोग देखने वाले हो, ठीक है। बाकी दूसरी चीज मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता चुका हूं कि डिटेल्स ऑफ द न्यू बैचेस विल बी आउट टुमारो। कल मैं आपको अनाउंस कर दूंगा कि हमारा जो बैच होने वाला है कब से स्टार्ट होने वाला है, क्या क्या कंडीशंस रहेंगी, क्या क्या सब्जेक्ट्स हम उसमें कवर करने वाले हैं। ऑल द डिटेल्स यू कैन से विल बी आउट टुमारो। तो तैयार हो जाओ फटाफट से, और फटाफट से ज्वाइन करेंगे और स्टार्ट करेंगे अपनी जल्दी से क्लासेस, सो दैट वी कैन एक्सेल इन द एग्जाम वंस अगेन, ठीक है। बाकी द अपकमिंग वीडियो जो आपके लिए आने वाली है, जो मैंने क्लिप्स कंबाइन करी है, सारी क्लिप्स मैंने मर्ज की है आपके यूट्यूब से, सो मस्ट वॉच दोस क्लिप्स सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि हाँ सच में जो भी चीजें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वैसी ही चीजें हमारी रही है। सो गाइज ऑल द बेस्ट, आगे की आप क्लिप देखते रहिए, और वो क्लिप देखने के बाद देन यू विल रियलाइज कि हाउ इजी योर एग्जामिनेशन। चलो अब मैं स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बात करूं तो 2-3 चीजें बस आपको याद रखनी है। इनके जो सेल्स होते हैं वो थिन होते हैं और फ्लैट होते हैं। देयर सेल्स आर थिन एंड फ्लैट। दूसरी बात क्या है, इनका आपको एग्जाम्पल याद रखना है बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपका क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि भैया ये कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स हो गए, आपके एल्वियोली हो गए, बलून लाइक स्ट्रक्चर जो आपके लंग्स जिनमें ओपन होते हैं, आपका ईसोफेगस हो गया। ईसोफेगस के अलावा आप कह सकते हो लाइनिंग ऑफ माउथ, एंड लास्ट में याद रखना है स्किन। लिग्निन, एक बताया मैंने सुबेरिन, एक बताया आपको क्यूटिन, और एक बताया काइटिन। तो ये सारी की सारी लेयर्स हैं और इन पर क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजिंग है। काइटिन किसकी सेल वॉल है, ये फंगाई की है। इसी के साथ फंगाई के एग्जाम्पल आप देखोगे, आपके यीस्ट हो गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फंगाई यार, इतने क्वेश्चन आए हैं, मैं अपने हाथ से लिखाऊंगा तो मैं एग्जाम्पल बोलूंगा नहीं सिर्फ। एग्जाम्पल है इसका यीस्ट, ब्रेड मोल्ड्स जो ब्रेड वगैरह आप बनाते हो। दूसरा है आपका पेनिसिलिन। डोंट फॉरगेट दैट पेनिसिलिन इज बेसिकली यूज्ड फॉर मेकिंग एंटीबायोटिक्स। जितनी भी एंटीबायोटिक आप खाते हो ना बीमार होने के लिए, वो पेनिसिलिन से बनती हैं, ठीक है। तीसरी बात, आपका एक एग्जांपल है मशरूम। मशरूम का नाम होता है अगेरिकस। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं आपके फंगाई के, ठीक है। और कुछ फंगल स्पीसीज ऐसी होती हैं जो कि एक सिम्बायोटिक मोड ऑफ रिलेशनशिप में रहती है। मैं समझा देता हूं क्या होता है सिम्बायोटिक मोड। देखो देखो सिम्बायोटिक मोड का सिंपल सा एग्जांपल है, ये आपके, ये हमारे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पापा हैं, ये हम है छोटे से,
अभी आपके डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरीके से काम करते हैं वो आपको चीज समझनी है। आपने देखा होगा आपके घर में कुछ जो तार हैं, ठीक है, कुछ अलग अलग तरीके के तार होते हैं। एक होता है आपका अर्थ वायर, अर्थ वायर होता है ग्रीन, अर्थ वायर इज बेसिकली ग्रीन। सेकेंड वन इज बेसिकली योर लाइव वायर, लाइव लाइव, उस लाइव वायर में वो होता है आपका रेड कलर का। और लाइव वायर में आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट का। और एक होता है न्यूट्रल वायर। बात को समझना, एकदम इलेक्ट्रिशियन वाली फीलिंग आ जाएगी। अब न्यूट्रल वायर में 0 वोल्ट है और लाइव वायर में 220 वोल्ट है। वो अर्थ वाला अलग है, वो अर्थिंग के लिए यूज होता है। 220 वोल्ट है एक में और एक में 0 है, इसीलिए इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है आपस में। बात समझ रहे हो? इन दोनों को रेड और न्यूट्रल वायर जो है आपका, दैट इज बेसिकली ब्लैक, रेड और ब्लैक को आपस में कनेक्ट किया जाता है। दिस इज बेसिकली पाइप लाइक स्ट्रक्चर, पाइप लाइक स्ट्रक्चर हमारा, ठीक है, माउथ से स्टमक तक। यानी इसका काम क्या है, माउथ से स्टमक तक खाना पहुंचाना। और इसके अंदर होते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, जिससे कि एक ही डायरेक्शन में हमारा खाना जो है फ्लो करे, कोलैप्स ना हो। तो सिंपल सी बात है। अब भैया ईसोफेगस के बाद खाना पहुंचेगा जी स्टमक। अब पढ़ेंगे फिर से, पेट में क्या कारनामे किए हमने खाने के साथ। अब हमारे स्टमक में 3 एंजाइम्स होते हैं, 3 चीजें आपको मिलेंगी, तीनों के बारे में बहुत ही प्यार से समझाऊंगा, एक बार में समझ जाना, बात खत्म हो जाएगी। सबसे पहला होता है आपका HCl। जैसे क्यों? क्योंकि पापा भी अब डिपेंडेंट नहीं है, पापा को लगता है वंश तो बनेगा, अब क्या करना है। ये होता है सिम्बायोटिक मोड ऑफ रिलेशनशिप। तो जैसे ही इनके साथ होता है फंगाई के साथ, वो क्या होता है कि म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप में रहते हैं। भाई फंगाई है एक तरफ और दूसरी तरफ है मेरा ब्लू ग्रीन एल्गे। अब एल्गे को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड जो फंगाई इसको देगा, और फंगाई को चाहिए ऑक्सीजन जो एल्गे इसको देगा। तो ये दोनों एक सिम्बायोटिक मोड ऑफ रिलेशनशिप में रहते हैं, इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक मोड ऑफ रिलेशनशिप। एग्जांपल्स आर लाइकेंस। क्वेश्चन आ जाए तो चौंकना मत, क्योंकि लाइकन से आपका लिटमस पेपर भी बनता है। लाइकन्स जो ये जरूर आएंगे। आ जाओ, देखो सिंपल सी बात, मैंने 2 चीज आपको बताई है। सबसे पहले मैंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड की शुरुआत की है। अब मेरी बात है, बहुत ध्यान से सुनना शुरू करना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ऑक्सीजन मेरी आई कहां से? सर मेरी आई लंग्स में। प्लीज 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 ये फ्लो चार्ट समझ लेना, ये फ्लो चार्ट समझ लेना। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तुम्हारे मतलब के लिए तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। लंग्स में, क्योंकि नहीं समझ में आएगी बात में, नहीं समझाता कोई इतना एनर्जी डाल के आपको। दूसरे नंबर पे है लंग्स के बाद हमारा वाया पल्मोनरी वेन। देखो रिवीजन क्लास में भी मैं 2-3 बार बता रहा हूं चीजें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आए तो मैं नहीं चाहता गलत करो। लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है मेरा ब्लड। जिंदगी का एक सच जिंदगी के 50 सच तो आपने गूगल पे पढ़े होंगे। एक सच यहां सुनो कि पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन, पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बात समझ लेना। आप कहोगे सर क्या कह रहे हो, पूरा लास्ट में जब कंक्लूड करूंगा आपको मजा आ जाना है। तो पल्मोनरी वेन हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, और पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड ले जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पल्मोनरी आर्टरी सिर्फ एकमात्र ऐसी आर्टरी हमारी बॉडी में है जो कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड ले जाती है। और पल्मोनरी वेन ऐसी एकमात्र हमारी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, वरना सारी वेन डीऑक्सीनेटेड और सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड। बात खत्म। सर क्या बोलते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, अब आएगा समझ। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ चुका है। नेक्स्ट आते हैं कल्चर, नेक्स्ट आते हैं जी स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जितने भी एग्जांपल्स बताए ना मैंने, प्लीज 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 एग्जांपल्स याद रखना, पूछता है एग्जामिनर आपका। तो स्पोर फॉर्मेशन में हम बात करें तो सिंपल से आपने कुछ देखे होंगे, ऐसे प्लांट होता है अजीब अजीब से, यहाँ एक ऐसे लट्टू जैसा होगा उनके ऊपर स्पोर्स, और उनका हाथ लगा दो ना तो इतने सारे वो निकल जाते हैं, छोटे छोटे छोटे, जैसे मिल्क वीड है आपका, ठीक है, ऐसे ये स्पोर फॉर्मेशन होता है इनमें। तो क्या होता है कि इनकी ये जो एरिया आपने देखा, इनमें ऐसे डॉट 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 करके बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी, पॉलन ग्रेन्स टाइप जब आप करोगे। तो ऐसे रिप्रोडक्शन, ठीक है, ऐसे रिप्रोडक्शन, पागल टिश्यू ले लो क्या बोल रहे हो, धीरे समझ नहीं आया, चलो प्लेन एरिया पागल, चलो। तो जो मेरा इस तरीके का जो भी होगा कि भाई ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको मैं हाइफे बोलता हूं, ये जो रीजन है मेरा। इस तरीके के जो भी प्लांट्स हैं जो ऐसे स्पोर्स बनाते हैं और उनसे जो है भैया आगे उगते हैं, उनको हम बोल देते हैं क्या? स्पोर फॉर्मेशन। एग्जांपल इज राइजोपस, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स के मास को हम, कंपाउंड के मास को फॉर्मूला यूनिट मास बोल देते हैं, बाकी हम बोलते हैं सिंपल चीज। अब जरा आओ क्या हो, जैसे देखो ये क्वेश्चन है आपके
कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। आपको पूछा 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितना आपको निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो आपको क्या चीज पता है, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 4, ठीक है। तो आपने बोला कि 4 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 52 ग्राम में कितना होगा आप निकाल लो, 1/4 इंटू 52, ये कितना आ गया आपका 13। इतने इजी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स में फोटो सिंथेसिस की हमने बात की। चलो बात कर ही रहे हैं जब फोटोसिंथेसिस की तो कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, बचपन से डेफिनेशन मेरे में बूढ़े सर से कोई बात नहीं, बढ़िया है, फिर तो पढ़ लिए होंगे आप। यू आर लकी, यू आर लकी। फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। इतनी पुरानी डेफिनेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर जी, हमें नहीं पढ़नी डेफिनेशन वगैरह, सिंपल सा प्रोसेस है, समझो। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से आपका प्लांट जो है वो फूड बनाता है। और वो फूड क्या बनाता है, वो बनाता है आपका ग्लूकोज। सो ग्लूकोज इज बेसिकली C6H12O6। तो भैया ग्लूकोज बनता है, और क्या बनता है बताने की जरूरत नहीं है कि ऑक्सीजन भी बनती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं जिंदा रहने के लिए मुलाकात की ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जानते हो आप ये लोग। तो जो भी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो कहां से आ रही है, वो प्लांट से, जो इसकी साइड में होता है उससे तुम लगा लो तो जिंदगी आपकी सफल हो जाएगी। नाउ हियर आर सर्टेन सोर्सेज, जहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है लास्ट टू लास्ट सीडीएस में आपके, यानी कि आपके सीडीएस 1 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर 2021 में। अब जरा बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेज हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एसिड होते हैं। जैसे विनेगर है, विनेगर कंटेन्स एसिटिक एसिड। ऑरेंज, देखो जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स हैं, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं सब में सिट्रिक एसिड होगा। ऑरेंज होगा, लेमन होगा, ठीक है, मौसमी हो गई आपकी, ये सारी की सारी चीजें हैं। इनमें कौन सी एसिड होगी, हमेशा सिट्रिक एसिड होगी इन ऑल द सिट्रिक फ्रूट्स। तो लेमन, ऑरेंज, सिट्रिक सिट्रिक। फिर आती है आपकी टेमरिन, टेमरिन बोलता है आप इमली को, टी फॉर टेमरिन, टी फॉर टार्टरिक एसिड। और टोमेटो में होती है ऑक्जेलिक, टी फॉर टोमेटो, ओ फॉर ऑक्जेलिक एसिड। मिल्क में लैक्टिक एसिड होते हैं, पूरी दुनिया जानती है। आंट स्ट्रिंग में मेथनोइक, और नेटल स्ट्रिंग में मेथनोइक, और बी स्ट्रिंग में भी मेथनोइक। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सो these are certain sources which contain different types of acids which, ये आपका स्टार है, ठीक है, ये हमारी अर्थ की सरफेस है, यहां पर खड़े हो आप, इसके ऊपर इसका एटमॉस्फेयर है। और हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर का सब कुछ बहुत अलग होता है। हमने कहा सब कुछ बहुत अलग होता है, कैसे? जब आपकी स्टार लाइट आई, ठीक है, तो वो जब आपके एटमॉस्फेयर में आती है तो उसका मीडियम बदलता है, तो दैट गेट्स रिफ्रैक्टेड, वो ऐसे रिफ्रैक्ट होकर के आती है, ठीक है। तो जब वो ऐसे रिफ्रैक्ट होकर के आती है तो आपको जो स्टार लाइट आ रही है वो कहीं ना कहीं इस पोजीशन से आती हुई दिखती है। तो पहली बात तो जो स्टार की पोजीशन आपको दिखती है ना, वो ओरिजिनली स्टार की पोजीशन है नहीं। यू ऑलवेज सी द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, वो किसकी वजह से होती है गाइस? वो होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। सर ठीक है, ये बात तो समझ आ गई। अब जरा हम आगे चलें तो फिर उसका दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर फिर स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? तो ट्विंकलिंग का भी यही रीजन होता है गाइस कि जब ये आपकी स्टार लाइट आती है आपकी आंख, भाई सीडीएस 1 2021 में क्वेश्चन ये भी पूछ रखा था कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू, आप देख लो 2-3 क्वेश्चन तो ग्रेविटेशन से थे उसमें। वेट क्या है ऑब्जेक्ट का? वेट क्या है भाई? हमने कहा सर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बेसिकली दिस इज द फोर्स, ठीक है। ये क्या है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स बाय विच इट इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। अगर हम वेट की बात करें तो गाइस वेट क्या है? वेट और मास में जमीन आसमान का फर्क है भाई। ये एक ऐसा फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, वो होता है क्या? वेट। और
मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट, जो पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगा, लेकिन क्या वेट सेम रहेगा? भाई अर्थ की ग्रेविटी अलग है, बाकी प्लैनेट्स की अलग होगी, तो ऑब्वियस सी बात है आप अलग अलग जगह जाओगे तो आपको अलग अलग मास देखने को मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन ये भी था आपके ग्रेविटेशन से कि अगर आप मून पे जाओगे तो कितना वेट होगा आपका, उसका भी देखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये लिख दूंगा इस F इक्वल टू ma, फोर्स क्या होता है सर, यही होता है सर, लेकिन यहां पे तो ग्रेविटी के अंडर खींच रही है वो, तो F इज इक्वल टू mg। और ये फोर्स क्या है, दिस फोर्स इज द फोर्स बाय विच अर्थ इज अट्रैक्टिंग एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। तो ये क्या है सर, ये फोर्स मिसनोमर है, इसकी शक्ल बस अलग है, ये है तो वेट ही सर, W इज इक्वल टू mg। ये बन गया आपका, यानी कि वेट कुछ नहीं है, वेट इज द फोर्स। ऐसा यूनिट क्या होगी वेट की, ऐसा यूनिट भी न्यूटन होगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब आप बोलोगे सर, सर हम तो ऐसे वेट और मास को सर एक ही समझते ही। शॉर्ट में बिना कुछ छोड़े हुए आपको सारे सेल्स यहां पे डिस्क्राइब करना शुरू करता हूं। तो सबसे पहली चीज हमारे सेल की होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब इसके बारे में सबसे पहली चीज है आउटर मोस्ट कवरिंग है। अगर आपका सेल है तो सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, मान लो फॉर एग्जांपल लेट मी ड्रॉ फॉर यू, ये हमारा सेल है, इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है जो ग्रीन से हमने बना दी, यही हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है सर जी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है, जो आपका क्वेश्चन बना है ऑस्मोसिस का, उसको मैं यहीं पे आपको क्लियर कर दूंगा कि भैया क्वेश्चन में था क्या, जिनको नहीं समझ आया। तो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। दूसरी बात होती है कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इससे कुछ सब्सटेंसेज अंदर जा सकते हैं, कुछ बाहर आ सकते हैं। कुछ सब्सटेंसेज इसके थ्रू अंदर जा सकते हैं, कुछ इसके थ्रू बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली permeable membrane, just because our plasma membrane allows the entry and exit of certain specific substances, it is known as selectively permeable membrane। इस मेम्ब्रेन से कुछ चीजें अंदर आ जाएंगी, कुछ चीजें इस मेम्ब्रेन के बाहर चली जाएंगी, बात पता इतनी थी। इसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपकी पूरी जर्नी में, आपकी जर्नी क्या थी, आप एक्स से वाई तक गए, वाई से जेड तक गए, तो इस पूरी जर्नी में सीधे सीधे एक्स और जेड के बीच में आपका डिस्टेंस कितना था, आपने कहा सर 10 किलोमीटर। इसको बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। जल्दी से क्लियर है, डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ विच यू हैव कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अब इसी को एग्जाम में क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, फटाफट किया कंबाइन। हमने कहा फिर सर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 लिख दो, स्मॉल m कैपिटल M, दो ऑब्जेक्ट के अलग अलग मास है अपॉन डी स्क्वायर। अच्छा, अब जब हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया तो हमारा फाइनल फॉर्मूला बना F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। क्वेश्चन सुन लो अपने CDS 1 2021 का। एग्जैक्ट फिगर मेरे को याद नहीं है, बट मैं आपको देता हूं। मान लो पहली सिचुएशन ये है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, इफ डिस्टेंस इज हाफ्ड, तो क्या क्या फर्क आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स पे। अगर डिस्टेंस क्या हो जाए, हाफ हो जाए, इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो गया, F इज इक्वल टू G m1 m2, पहले ये था, अब क्या हो गया m1 m2, D की जगह क्या हो गया d/2, यानी हाफ हो गया 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका G m1 m2। अब भाई साहब जिनको जीवन में बहुत परेशानी है, भाई साहब जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, जब आप नीचे से ऊपर लगाते हो मल्टीप्लाई तो आप ऊपर ले जाते हो, और ये नीचे होगा आपका डी स्क्वायर। तो कितने टाइम्स हो गया, तो F इज इक्वल टू 4 टाइम्स। बात समझ में आई? यानी डिस्टेंस कम हो रहा है तो क्या बढ़ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ रहा है। ये मैंने दिया आपको एक मियर एग्जांपल। आपको एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, डिस्टेंस को हाफ कर सकता है, 1/4 कर सकता है, 1/16 कर सकता है, डबल कर सकता है, ट्रिपल कर सकता है, 5 गुना कर सकता है। बात समझ में आई? अब जब भी क्वेश्चन आए एलिमिनेशन कैसे करना है, देखो अगर सीधे सीधे क्वेश्चन है फोर्स इज इक्वल टू, आपको पता है फॉर्मूला G m1 m2, समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है? फास्ट तो नहीं हो रहा है? कुछ भी टेंशन हो बता देना बीच में कि नहीं सर अब डैश नहीं हो रहा। पार्ट 1 बना देंगे इसको, कल सुबह फिर से जग जाएंगे 7 बजे करने के लिए पार्ट 2। ठीक है, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। बात क्या हुई गाइस यहां पे, कि अगर आपका फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, ठीक है, तो अगर आपका एग्जामिनर बोल दे
कि भाई डिस्टेंस हो रहा है कम, तो बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। तो जहां भी ऐसा आएगा ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज बाय 2 टाइम, डिक्रीज बाय 3 टाइम, डिक्रीज बाय 4 टाइम, तो उसका सर फोड़ना सबसे पहले कि भाई डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स तो बढ़ेगा। तो 2-3 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे, और पिछली बार के क्वेश्चन में तीनों ही एलिमिनेट हो रहे थे, सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं थी। बात समझ में आई मैंने क्या बताया अभी। जो होता है आप कैसे स्मार्टली चीजों को अप्लाई कर रहे हो। अब जरा फटाफट से आ जाओ केपलर लॉस। अगर केपलर नहीं होता तो न्यूटन ये काम कभी नहीं कर पाता। 2F1 क्या है सर? भाई अभी तो पढ़ाया था R इज इक्वल टू 2F, तो C को इन्होंने 2F लिख दिया, तो कौन से दौरे पड़ गए? बात तो ठीक है, हाँ सर फिर ठीक है। बिटवीन F2 एंड 2F2 बनी, डिमिनिश्ड बनी, रियल इन्वर्टेड। एट 2F2 ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी तो एट 2F2 ही बनेगी, और सेम साइज की बनेगी, रियल इन्वर्टेड। स्फेरिकल नहीं, स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़ेंगे आज। चलो, तो स्फेरिकल लेंस की शाइन कन्वेंशन क्या होगी? भाई कुछ अलग थोड़ी हो जाएगी, भाई कुछ अलग थोड़ी हो जाएगी। साइन कन्वेंशन तो वही रहेगी, कार्टेशियन सिस्टम है। इसमें भी सेम बात है, इसमें भी सेम बात है कि सर ये सर ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के बाद जब राइट में जाएंगे सर पॉजिटिव, सर लेफ्ट में जाएंगे सर नेगेटिव, और सर ऊपर जाएंगे तो सर पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो सर नेगेटिव। सर सारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होंगे, चाहे कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, ठीक है, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स लेंस हो, सर नेगेटिव होंगे। अच्छा सर अगर V पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है? V पॉजिटिव है मतलब इमेज बन रही है राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में इमेज बन रही है तो कैसी होगी? रियल होगी सर। सर अगर V नेगेटिव है तो भाई इमेज बन रही है लेफ्ट हैंड साइड में, तो कैसी होगी? वर्चुअल होगी सर। अब यहां पे एक चीज बस याद रखनी है कि हम कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ को, वी कंसीडर द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को पॉजिटिव मानते हैं कि नेगेटिव? जल्दी बताओ। कॉन्वेक्स की मानते हैं हम पॉजिटिव, बस ये याद रख लेना। बाकी ठीक है पॉजिटिव, और जो कॉनकेव है उसकी नेगेटिव है, ठीक है। ये हमने कन्वेंशन के थ्रू माना है, वरना अब आप अपना दिमाग लगाओ तो ऐसे भी लगाएंगे कुछ लोग भाई कि सर इसकी सर एक फोकल लेंथ इधर होती है और सर दूसरी इधर होती है, तो सर ये वाली फोकल लेंथ तो नेगेटिव हुई है पॉजिटिव हुई। भाई वो कन्वेंशन के हिसाब से माना है हमने, ठीक है। हम सब सारे न्यूमेरिकल वैसे ही करेंगे। अब कुछ कहेंगे सर कॉनकेव को फिर ऐसे मतलब उससे क्या दुश्मनी थी सर, ये ऐसे सर इसकी भी तो 2 फोकल लेंथ थी, एक तो पॉजिटिव इसकी भी थी। हाँ भाई थी, तो हम क्या करें? कन्वेंशन नहीं मानता उस चीज को। कन्वेंशन ने बोला है कॉन्वेक्स को तुम पॉजिटिव रख लो, कॉनकेव को बोला है तुम नेगेटिव रख लो, वरना इन्हीं चीजों में उलझी रहती दुनिया। सो दिस इज द ओनली अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो कोई फुलिश डाउट यहाँ पे नहीं बनेगा। दूसरी चीज आपकी आती है यहाँ पे, इन्होंने दिया लेंस फॉर्मूला। सॉरी, लेंस फॉर्मूला जब इन्होंने दिया तो इन्होंने क्या उखाड़ लिया लेंस फॉर्मूले में? ये देखो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता था हमारा। इन्होंने क्या उखाड़ा? इस प्लस को बदल के नेगेटिव कर दिया, बस 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बात समझ में आई? बात समझ में आई सबको? चलो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब इसकी मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं यार, चलो। दीपाली कह रही है वॉइस मैग्निफिकेशन, अच्छा। बढ़िया नहीं है क्या? मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं, चलो। मैग्निफिकेशन की बात की, मैं ये मानता हूं कि हमारी एकमात्र ऐसी क्लास होगी कि हमारी 3 घंटे क्लास में भी नींद ना आए। चलो मैं ऐसे बोलूं मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, हम अपने मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस की बात करें तो वहां पे -v/u। नाउ गाइज हियर इट इज v/u, सो दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी द मैग्निफिकेशन। बट आगे चलते हैं, चलो अब आगे चलते हैं, चलो v/u हो गया हमारा। अब इसके बाद आगे चलते हैं तो क्या करेंगे? अब कुछ नहीं, अब क्या करोगे? चैप्टर खत्म हो गया। पावर ऑफ लेंस, जिसपे एक बार पिछली बार क्वेश्चन पूछा था। मैं सोच रहा हूं अगली बार जब हमने रेजिस्टेंस देखा किस किस चीज पर डिपेंड करता है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आर इज इक्वल टू रो एल इन टू ए। इस चीज की बात की। इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो ये देख सकते हो आप, ये कुछ अलॉयज हैं, आप पढ़ सकते हो। कॉन्स्टेंटिन अलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल, मैग्नेशियम, वैसे हमने क्लास में लिख रखे हैं, नो वरी टू रीड देम। चलो अब जरा आगे आओ। आगे आपका आता है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। अब गाइस क्या होगा, यहां